सिटी स्पाइडी के दोस्तों को दामिनी यादव का बहुत बहुत नमस्कार। और जैसा कि हमने आपसे किया था वायदा कि एक बार फिर आपसे जुड़ेंगे एक बेहद खास मेहमान के साथ, तो आज हम जिनसे आपको मिलवाने जा रहे हैं वे हैं टीवी और फिल्मों के जाने माने अभिनेता नागेश सलवान जी। नागेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी स्पाइडी की स्पाइडी बातें। नमस्कार दोस्तों, इससे पहले कि नागेश जी से हमारी बातचीत का दिलचस्प सिलसिला जारी हो, इससे पहले मैं नागेश जी के बारे में आपको संक्षेप में कुछ बातें बताना चाहूंगी। अगर आप टीवी सीरियल्स, फिल्मों वगैरह के शौकीन हैं, तो स्पाइडी बातें में हमारे आज के मेहमान नागेश सलवान जी आपके लिए अजनबी बिल्कुल नहीं हैं। नागेश सलवान जी को हम ब्लैक फ्राइडे, दिल्ली 6, जलसा, शागिर्द, हासिल जैसी कई फिल्मों के अलावा सीआईडी, सावधान इंडिया के साथ साथ कई दूसरे सीरियल्स में भी देख चुके हैं। पर्दे पर अपने अभिनय के जरिए नागेश सलवान जी ने कई रंग बिखेरे हैं, तो अपनी असल जिंदगी में भी नागेश जी बहुत करीब नजर आते हैं जिंदगी के। वे लेखक भी हैं, कवि भी हैं और सामाजिक मुद्दों के प्रति बेहद जागरूक रहते हैं हमेशा। तो बजाय इसके कि अब हम आपको नागेश जी के बारे में खुद कुछ ज्यादा बताएं, आइए सीधे जुड़ते हैं नागेश सलवान जी से। नागेश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, क्योंकि मतलब आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैंने आपकी बहुत सारी कविताएं पढ़ी हैं, आपके बहुत सारे पोस्ट मैंने पढ़े हैं और उससे ये आपका जो कवि हृदय चेहरा है ये भी सामने आता है। तो स्क्रीन पर दिखने वाले इस कठोर चेहरे के पीछे इतना नर्म और नाजुक सा ये कवि हृदय, ये कैसे धड़कता है? मुझे मालूम नहीं नरम और नाजुक क्या होता है या कठोर चेहरा। इट इज पार्ट ऑफ द, ये मेरे रोल प्लेइंग का हिस्सा होता है, तो मेरे को नहीं मालूम कि वो कितना कठोर होते हैं। बट कवि होना और एक्टर होना, ये अगर जिसको तारतम्य या जिस सामंजस्य की आप मेरे से बात कर रही हैं, मेरे लिए सिर्फ ये है कि एज एन एक्टर मैं अपने आप को अभिव्यक्त करने के जरिए ढूंढता हूँ, तरीके ढूंढता हूँ। उसमें एक जरिया मेरे शब्द भी हैं, मेरी भाषा भी है, मेरी अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो जब अगर कभी मन में कुछ बात आती है तो उसको किसी तरीके से, किसी जरिए से कहने की जो ख्वाहिश होती है, उसमें कई बार वो शब्दों और लेखनी का जो है संयोग बनता है और मैं कुछ लिखने लगता हूँ। तो वो कभी व्यंग होता है, कभी कविता होती है, कभी कोई लेख होता है और कभी वो कहानी होती है। तो उसी में वो कविता भी निकल पड़ती है कभी कभी। और वो जरूरी नहीं कि हमेशा बहुत ही मतलब वो अलग तरह का रोमांटिज्म हर बार उसमें हो सकता है। मतलब कई बार वो क्रांतिकारी जैसी भी लगती है, कभी वो somebody एट टाइम, मेरे को कभी किसी ने कहा था कि कभी कभी आपकी कविताओं में पाश भी झलकते हैं, which was very complimenting comment as such. So मैं सिर्फ अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम और अपने अभिव्यक्ति के जरिए ढूंढता हूँ। उसमें कवि होना मेरी तरफ से कोई वो नहीं है, बस ये है कि हाँ, मेरे अभिव्यक्ति का माध्यम है वो। इसलिए वो कोमल या निर्मल मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, वो मेरी कविता मेरे अगर कभी मन में आती है कोई बात तो मैं लिखता हूँ। तो नागेश जी, आपसे बात करते हुए मुझे अभी महज कुछ ही मिनट हुए हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज रोक रही है और वो है आपकी दिलकश आवाज। तो मैं क्या समझूं कि ये इतनी खूबसूरत आवाज आपकी कुदरती है या फिर ये इसको आपने तराशा है या इसके पीछे कोई और राज है? ये मुझे बहुत बार मुझसे लोग कहते हैं कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है। बेशक। मैंने तो कोई इसकी प्रैक्टिस नहीं करी है, कोई इसकी स्कूलिंग या कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मैं मैं अपने शब्दों को सही तरह से और साफ तौर पे बोलने की कोशिश करता हूँ। ये या फिर क्योंकि एज एन एक्टर मुझे अलग अलग कैरेक्टर की अलग अलग नोटेशन पकड़ने होती हैं, तो इसलिए मैं आवाज को अलग अलग ढंग से वेरिएट या मॉड्यूलेट करने की कोशिश में अलग अलग नोटेशन, अलग अलग टोन पकड़ने की वो रहती है, तो वो शायद वो उसमें वैरायटी देती है। अदरवाइज मैं हमेशा ये कहता हूँ, कोई कहता है मुझसे जबकि आपकी आवाज बड़ी अच्छी है, तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि नहीं, मेरी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है। The way I speak is that is what the reason that people feel that कि उनको मेरी आवाज अच्छी लगती है। अदरवाइज मेरा ऐसा मानना है कि नहीं, मेरे बोलने का जो कंटेंट और जो बोलने का जो ढंग है, यानी कि जो एज एन एक्टर मैं बोलता हूँ कि मेरी डायलॉग डिलीवरी, यानी कि मैं उन शब्दों को किस तरह से इस्तेमाल करता हूँ और उनको किस तरह से आर्टिकुलेट करके डिलीवर करता हूँ, दैट मेक्स दैट जो आपको कर्ण प्रिय लगता है वो है। बाकी टोनल क्वालिटी तो
अगर कुछ अच्छा है तो वो मेरा है, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, वो ईश्वर का या प्रकृति का दिया हुआ है। तो नागेश जी, मैं जानना चाहूंगी कि आपकी जिंदगी में एक्टिंग की शुरुआत कैसे हुई? मैं बहुत छोटेपन से ही जब जब मैं एक स्कूलिंग में अपने स्कूल समय का याद करता हूँ कि वहाँ पे सबसे पूछा जाता था कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं। तो उस वक्त वो दौर ऐसा था कि कोई भी एक्टर मतलब ऐसा मतलब और खासकर जिस तरह के स्कूल में मैं वहाँ था, वहाँ पे कोई ऐसा उम्मीद ही नहीं करता था कि कोई कहेगा, और वो दौर समय भी ऐसा था कि कोई नहीं कहता था कि हम एक्टर बनेंगे। तो लेकिन मेरे मन में वो हमेशा रहता था कि मुझे एक्टर बनना है। तो मैं जब वो सबसे पूछते थे क्लास में तो मैं सोचता था कि मैं क्या बोलूंगा जब मेरी बारी आएगी, कि मैं बोल दूंगा। तो मैं बोलना चाहता था कि मैं एक्टर बनूंगा, लेकिन मैं तब बोलता था कि नहीं, मैं आर्मी में जाऊंगा। तो मैं उस बात को हमेशा वह करता था, लेकिन मेरे दिमाग में बचपन से ये था कि मुझे एक्टर बनना है। सो जो एक्टर बनने की जो ध्येय था, मेरा लक्ष्य था, वो मेरे को रास्ते दिखाता गया और मैं बढ़ता गया और जरिए बनाता गया स्कूल में, कॉलेज में, और फिर उसके बाद मैं मंडी हाउस पहुंच गया दिल्ली में, दिल्ली थिएटर करना शुरू कर दिया। थिएटर मतलब दैट्स हाउ, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। मतलब जब आपके अंदर आप वो गर्ज होती है करने की, अर्ज होती है, तो आप अपने रास्ते आप ढूंढते चले जाते हैं, थोड़ा भटकते हैं, लेकिन फाइनली और क्योंकि मैं चलता रहा और मुझे रास्ता मिलता रहा। ये इट्स लाइक दैट। तो नागेश जी, आपने कहा कि आप मतलब नाटकों से भी जुड़े रहे, आपने कई नाटक भी किए। जी। थिएटर भी ये कहा जाता है कि आपकी आवाज इतनी बुलंद होनी चाहिए कि जो आखिरी कतार में बैठे दर्शक तक पहुंचे, और सिनेमेटोग्राफी में मतलब ये इतनी टेक्नोलॉजी हावी होती है कि अगर आपने जोर से सांस भी ले ली है तो वो सांस तक मतलब उतना अपना काम करती है। तो ऐसे में मतलब नाटकों, रंगमंच से और कैमरे के सामने आकर एक्टिंग करने में क्या आपको इस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? कोई डिफिकल्टी हुई आपको? थिएटर जो है वो आपको, जैसे मैं अभी इससे पहले जो आपने सवाल किया था कि करब में, जिसमें कि आपने हमारी बात हुई कि मैंने बताया मेरा जो मानना है कि आपको अभ्यास जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरा ऐसा मानना है कि थिएटर जो है ना वो आपका अभ्यास है कि आप अपने आप को किसी भी तरह का मतलब अगर उस विधा में आप थिएटर की किसी विधा में किसी भी सेक्शन में किसी भी जोन में आप अपने आप को, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, सेट डिजाइनर हैं, वो किसी में भी हो सकते हैं, लेकिन इन टोटल थिएटर जो है ना वो आपको बहुत जबरदस्त अभ्यास देता है, आपको रियाज बड़ा जबरदस्त देता है। सो एज एन एक्टर मेरे लिए भी ये बहुत, और मेरा मानना है कि थिएटर की बहुत सारी खासियत हैं और उसके जो क्वालिटीज हैं, जिसमें ये है कि वो आपको बहुत एक्सपेंशन देता है, आपके विजन को बहुत एक्सपेंशन देता है, आपके अंदर बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी पैदा करता है चीजों को समझने की और स्वीकारने की और उनको एक्सप्लोर करने की। ये जो चीजें आपको देते हैं, अच्छा फिर उसमें रम जाने की सबसे बड़ी चीज है, उसमें रम जाना, यानी कि आपको एक तरह से व्यवहारिक रहते हुए भी फकीराना अंदाज में आप विरक्त होके डूबे पड़े उसी में। तो वो चीज जो है वो आपको, वो थिएटर आपको बड़ा जबरदस्त ढंग से देता है, जो कि बहुत ही कमाल की चीज है। तो थिएटर में जब आप वो रवानगी और वो अपनी एक थोड़ा सा एक्सपर्टी हासिल कर लेते हैं, थोड़ा सा अपने इंस्ट्रूमेंट को अपने मांझ लेते हैं, घिस लेते हैं, तराश लेते हैं, तेज कर लेते हैं, तो जब आपके पास मौका आता है कि अब आपको टेलीविजन करना है, आपको फिल्म करना है, तो वो उसको आजमाने का, अगर आपके अंदर वो समझ है तो उसको आजमाने का आपको मौका मिलता है। जैसे कि एक्टिंग के साथ, जैसे कि हम बात कर रहे थे आवाज की भी, तो जो थिएटर में आपको ट्रेनिंग मिलती है आवाज को इस्तेमाल करने की, जब टेलीविजन में आप आते हैं तो आप उसका बेहतर इस्तेमाल कर पाते हैं, फिल्म में आप आते हैं तो और बेहतर इस्तेमाल कर पाते हैं, तब आपको जो असिस्टेंस होता है, टेक्निकल असिस्टेंस होता है, वो भी बेहतर मिल रहा होता है। थिएटर में तो आप ही इंस्ट्रूमेंट है, थिएटर में आप ही टेक्निकल असिस्टेंट है, आप ही को अपनी आवाज प्रोजेक्ट करनी है, आखिरी उस तक पहुंचानी है, धीमे बोलते हुए भी आखिरी तक पहुंचानी है, लाउड बोल के भी पहुंचानी है। और कई बार आपको होता है एमपी थिएटर में कर रहे होते हैं, खुले आंगन में आप कर रहे होते हैं, जहाँ पे हवा आपकी आवाज उड़ा के ले जा रही होती है, लेकिन तब भी आपकी जिम्मेदारी होती है कि आखिरी दर्शक तक आपको अपनी आवाज पहुंचानी। तो विच इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि आपके अंदर वो अर्ज पैदा होती है कि लिमिटेशंस हैं, डिस्टर्बेंस है, ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, लेकिन फिर भी मेरे को कम्युनिकेट करना है, कनेक्ट करना है अपने आखिरी दर्शक से भी जिम्मेदारी के साथ। तो वो जिम्मेदारी और वो पैशन और वो इंटरेस्ट और वो इवोल्यूशन अगर आपके अंदर है उस कलाकार के अंदर,
तो टेलीविजन आपको तो बहुत सारी सहूलियतें दे देता है, वो बहुत सारी चीजें जिनके लिए आप जूझते जूझते अपने आप को कनेक्ट एंड कम्युनिकेट करने के लिए जरिए बना रहे होते हैं। तो टेलीविजन और फिल्म में जब जैसे आते हैं तो माइक यहाँ लग जाता है आपके, कि आपकी सांस भी वो आपको पकड़ रहा है जी। तो आपको बोलते वक्त आपको ये मालूम होता है कि मुझे इस बात की फिक्र नहीं करनी है कि हवा मेरी आवाज उड़ा के ले जाएगी या मेरे को आखिरी दर्शक तक कैसे आवाज पहुंचाऊंगा। आपको मालूम है दिस इज इन माय कमांड नाउ, आई एम राइटली इक्विप्ड फॉर द थिंग। और वैसे ही आपके एक्सप्रेशन है कि अगर हल्की सी भी आंख हिलाई तो आपको कैमरा आपको पकड़ लेगा कि अच्छा आपने आंख हल्की सी आंख हिलाई। वहां पे आपको थिएटर में आपको बताना पड़ता है कि मैं आंख हिला रहा हूँ बॉस। तो वो आपको बहुत सहूलियत हो जाती है जब आप टेलीविजन या फिल्म में आते हैं, कैमरा आपके पास लगता है तो जो एक्सपर्टी है, जो समझ है, उसको आप बहुत बेहतर ढंग से डिलीवर कर पाते हैं। तो वो दैट्स वन अप एक्चुअली टेलीविजन एंड थिएटर। तो मेरे लिए वो हमेशा बड़ा मजेदार रहा। मैं जब थिएटर करता था तभी एट टाइम्स पीपल यूज्ड टू टेल मी कि यार तुम तो फिल्म और टेलीविजन के लिए बने हो। फिल्म के लिए ज्यादा रिस्पेक्टेबल उस वक्त होता नहीं था, तो हमारे लिए होता था कि हाँ फिल्म, तो सीधा बोलते थे यार तुम तो फिल्म के एक्टर हो, फिल्म के लिए बने हो, ऐसा करके। बिकॉज मैं कई बार थिएटर में भी होता था तो बहुत लो टोन में भी मतलब हाई उसमें आखिरी दर्शक दीर्घा तक पहुंचाता था अपनी आवाज। तो दे पीपल यूज्ड टू एडमायर एंड एंजॉय दैट थिंग, यार तुम तो बहुत इंटरेस्टिंग कुछ वो। सो मेरे लिए बड़ा मजेदार रहा वो। मेरे को थिएटर में जितना मजा आता है, आज भी आता है, उतना ही मजा मुझे फिल्म में आता है, उतना ही मुझे टेलीविजन में आता है और वेब सीरीज में आता है। मुझे वो कैरेक्टराइजेशन, उसको डिलीवर करना, जो आसपास की जो सहूलियतें आपको मिली उनको अपने हक में इस्तेमाल करना अपने कैरेक्टर को पोर्ट्रेल में, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। तो वो इसलिए मुझे हमेशा कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर दोनों टेक्निकल। तो सिटी स्पाइडी के दर्शकों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहे। इसी के साथ हम लगातार आपसे फिर जुड़े रहेंगे। सिटी स्पाइडी बातें में फिर एक बार कोई और बेहद खास मेहमान इसी तरह से हमारे साथ होंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और हाँ, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और साथ ही हमें आगे बेहतर करने का रास्ता भी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।